तो आज का अपना टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स। ये इसको सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। ओके, तो इसके पहले तो बेसिक वाले कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है करके। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है वो पता है सबको। सर्कुलर मोशन इज बेसिकली मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, राइट। मतलब अगर कोई पार्टिकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, राइट। तो अगर लेट से कि ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट एक पार्टिकल घूम रहा है इससे डायरेक्शन में। दिस इज द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो या तो ये ऐसे घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमेगा। सो बेसिकली किसी भी पाथ में घूम रहा है सर्कुलर इसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन में क्या डिफरेंस है वो पता है। सर्कुलर मोशन इज बेसिकली रोटेशन और मोशन ऑफ a particle about a fixed axis, right? And rotation is basically motion of a object about its own axis. Like जैसे कि बैले डांसर पता होगा, वो खुद के बॉडी के एक्सिस से ही के अराउंड ही घूमते रहता है, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन। ओके, सो difference between rotation and circular motion. रोटेशन में एक्सिस जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बॉडी के थ्रू ही पास होगी, और सर्कुलर मोशन में हो सकता है कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट के बाहर से पास होगी एक्सिस। ओके, एक्सिस आउटसाइड बॉडी। सर्कुलर मोशन के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हो गए लाइक रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, राइट, अराउंड सन। एंड रोटेशन के क्या एग्जांपल हो गए, बैले डांसर हो गया, या फिर जब हम ये घुमाते हैं लाइक बैंगल जब घुमाते हैं, तब वो अपने खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के बेसिक फंडामेंटल्स है कुछ, जैसे कि ओके, सो हम बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है सर्कुलर मोशन का। हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि उसकी इनिशियल स्टेट ये थी और वो सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर करके यहाँ तक पहुंचा, दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी। सो उसने जो एंगल कवर किया उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन होता है, उसमें हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो उसे हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जब सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल के टर्म्स में, तो उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सिमिलरली जैसे लीनियर मोशन में, मोशन इन अ प्लेन में ये होता है, वेलोसिटी होती है, वैसी सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी। So angular velocity is denoted by omega, which is equal to d theta by dt. Basically, change in angular displacement divided by change in time. Okay, so this is angular velocity. Similarly, acceleration का क्या हो जाएगा, angular acceleration हो जाएगा। जैसे linear motion में normal acceleration होता है, यहाँ पे angular acceleration होता है, which is denoted by alpha, and that will be equal to d omega by dt. Cool. So these are the basics जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। अभी हम इसके आगे के
आगे के टर्म्स पढ़ेंगे और इसका क्या यूज होता है आगे वो देख लेंगे। तो सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं। अच्छा, पहले तो सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। एक तो ओके, सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। दैट इज एन एक्सलरेटेड मोशन इवन दो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। वो सेम टाइम में सेम सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, बट उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। तो वी नो कि एक्सलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इफ इट इज इधर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तब उसको हम एक्सलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, इसलिए उसको एक्सलरेटेड मोशन बोलते हैं। ओके, देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम टाइम में सेम पाथ कवर कर रहा है या फिर सेम पॉइंट से जा रहा है, लाइक इफ दिस इज अ सर्कुलर पाथ and if object is traveling from if a object is traveling anti-clockwise, then after some time it will again pass through this point A, so that is called as periodic motion. Okay, तो हम इसे लिख सकते हैं कि बेसिकली पाथ रिपीट करता है। ओके, यहाँ तक के क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले ही। डाउट? ओके, सो दीज वेर द बेसिक्स। अभी हम इसके काइनेमेटिक्स पे फोकस करते हैं। काइनेमेटिक्स हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लीनियर मोशन के लिए। फॉर्मूले से याद है क्या 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 यूज किए थे। लाइक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये याद है फॉर्मूला। देन Yes, S हाँ, equal to UT. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये फॉर्मूले हमारे इसमें थे, लीनियर मोशन में थे, काइनेमेटिक्स के। अभी सिमिलरली सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएंगे। सर्कुलर मोशन में हम एस को थीटा से रिप्लेस कर देंगे, वी को ओमेगा 2 से रिप्लेस कर देंगे, यू को ओमेगा नॉट लिख सकते हैं या फिर ओमेगा 1 लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एंड ए विल बी रिप्लेस विथ अल्फा। टाइम तो सेम ही रहेगा, टाइम लीनियर मोशन हो या फिर सर्कुलर मोशन हो, टाइम तो हमेशा ही टाइम रहेगा। ठीक है, सो सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएंगे। ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। Then this angular displacement is theta is equal to omega 1 t plus half into alpha t square. And this third equation क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। So these are the three kinematical equations in circular motion. ये हमें काफी बार क्वेश्चंस में यूज करने पड़ेंगे, तो ये इक्वेशन बेसिकली याद रहने चाहिए। अगर आपको काइनेमेटिक्स के इक्वेशन इन लीनियर मोशन पता है तो सर्कुलर मोशन में भी आप इजीली लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? No, sir. Cool. अभी देखते कि लीनियर मोशन या फिर लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है। तो दिस इज अ सर्कुलर पाथ and this is the axis of rotation. Cool. तो यहाँ पे एक जस्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख देता हूँ या फिर रेडियल वेक्टर लिख देते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एंटी क्लॉकवाइज। सो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, टेंजेंट टू द सर्कल हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो दिस इज
velocity, this is linear velocity, you can say linear velocity or tangential velocity while traveling circular path. जब भी सर्कुलर पाथ में मोशन होगा उसकी एट गिवन पॉइंट वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी सर्कल से. सो दिस इज v. एंड जो ओमेगा होगी वो हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा. अभी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, मतलब कि अगर ओमेगा इफ इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज पाथ देन उसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर वाले साइड में आ जाएगी. एंड इफ इट इज ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज देन उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी. बेसिकली सर्कुलर पाथ के अराउंड अपनी उंगलियां रैप कर लो. देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. और हम मतलब अगर सर्कुलर पाथ ऐसे प्लेन में दिया होगा लाइक दिस, तो इस एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन. सो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो आउट ऑफ द प्लेन रहेगी. सो आउट ऑफ द प्लेन मोशन हम कैसे डिनोट करते हैं? आउट ऑफ द प्लेन मोशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन, डॉट एंड सर्कल अराउंड इट. और अगर आउट ऑफ प्लेन एंड अगर दिस ओमेगा और द रोटेशन ऑफ पार्टिकल इज क्लॉकवाइज देन उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इनटू द प्लेन हो जाएगी. तो हाउ इज दैट डिनोटेड? इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस एंड सर्कल अराउंड इट. बेसिकली अगर आप if my thumb is facing towards me then you can see point, right? But if you are looking it into the plane and if your thumb is pointing into the plane then what you can see is cross, right? जो हमारे उंगलियों का क्रॉस होता है यहाँ पे वो दिखेगा. so this is how you can relate कि what is the notation for the out of the plane into the plane. ये मतलब ये पूछा नहीं जाता पर यू शुड नो कि हाउ इट इज डिनोटेड. ठीक है, तो अभी देखते हैं कि v और ओमेगा और r का क्या रिलेशन होता है. सो दिस इज रेडियल वेक्टर, दिस इज v, दिस इज ओमेगा. v इज बेसिकली ओमेगा क्रॉस r. ओके, यू कैन इजीली सी कि अगर we have given some omega and we have radial vector r, then उसका जो उसकी जो tangential velocity रहेगी at any point it will be omega cross r. ओमेगा की डायरेक्शन तो कांस्टेंट है बट r की जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल. सो tangential velocity at any point is given by omega cross r. Again दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंस पता है क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि ओमेगा की डायरेक्शन अभी अप ऊपर वाले साइड में है एंड आर की डायरेक्शन अभी दिस साइड में है. तो क्रॉस प्रोडक्ट इज बेसिकली फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर. सो हमें उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल जाएगी. डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, सो we have v equal to omega cross r. And what is omega? Omega is angular velocity which can be calculated by 2 pi n. N is frequency. Okay, and frequency को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n equal to 2 pi by t. Sorry, n is equal to n is equal to 1 by t. Frequency is inverse of time period. So इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा is equal to 2 pi by t. Can you
relate y omega is equal to 2 pi by t. 2 pi मतलब क्या होता है? 2 pi is basically 360 degree. 360. Is there any issue? नहीं. Cool. So what is omega? Omega is equal to 2 pi by t. 2 pi is 360 degree, and if you complete one complete rotation, then you are basically traveling 360 degree, right? अगर आप पूरा circular path travel करते हो, like if this is the path you are traveling from A point to, अगर आप वापस A point तक आ रहे हो किसी टाइम पीरियड t में, then आपका angular displacement कितना हो गया? 2 pi हो गया, and if you divide it by a time period, then you will get angular velocity, right? Angular velocity का formula यही है, angular displacement divided by time taken to travel that angular displacement. ठीक है? So this is omega is equal to basically 2 pi by t. अभी हम देखते हैं बेसिकली दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं. एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अभी हमने देखा है कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सलरेटेड मोशन, राइट? क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है. तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज बेसिकली अगर स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग द सर्कुलर पाथ इज कांस्टेंट, राइट? आई एम सेइंग स्पीड नॉट वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है. सो this is tangential velocity v. So we can say magnitude of velocity is constant. Speed or magnitude of velocity is constant, then that is uniform circular motion. Okay, so यहाँ पे basically जो tangential acceleration है that is zero. Acceleration क्या होता है? Rate of change of velocity. So यहाँ पे दो टाइप के एक्सेलरेशन है. एक तो है रेडियल एक्सेलरेशन जिसके कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है, और दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसके कारण स्पीड चेंज हो सकती है. पर यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, दैट्स व्हाई स्पीड कांस्टेंट है और इसीलिए हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं. ओके, अभी अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है और दैट्स व्हाई एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट. सो अल्फा भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. कूल. अभी रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज हो रहा है. क्यों हो रहा होगा? लेट्स से आपको एक पोल है और एक ऑब्जेक्ट है, राइट? सो दिस इज यू कैन से दिस इज अ पोल एंड ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, लेट्स से यहाँ पे एक ह्यूमन है, ह्यूमन या फिर कोई एनिमल है जिसको हमने रस्सी से बांध के रखा है यहाँ पे. ठीक है, तो हम कौन सा फोर्स दे रहे हैं? हम तो बस पोल के डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं. पोल से जो रस्सी बांधी है उसके डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं, राइट? और अभी अगर वो एनिमल भागने की कोशिश करता है, लेट्स से इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है, तो क्या वो इस सर्कल के बाहर जा पाएगा या फिर वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा? वो बस सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर पाएगा क्योंकि जो लेंथ ऑफ रोप है वो तो कांस्टेंट है, राइट? सो इट विल ट्रेवल सर्कुलर पाथ, वो सर्कल से बाहर नहीं भाग पाएगा. अगर कोई एनिमल इस रोप से टाइड है और वो भागने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिकली वो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा. सो जो एक्सेलरेशन है दैट इज टुवर्ड्स द एक्सिस, राइट, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. सो उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन एंड इट इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर. वी नो v is equal to
ओमेगा क्रॉस आर, और मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं, ओमेगा इज बेसिकली v बाय आर हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके। सो ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। अगर मैं ओमेगा को वी बाय आर से रिप्लेस कर देता हूँ तो दैट विल बी आवर रेडियल एक्सेलरेशन, ओके। रेडियल एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वी स्क्वायर बाय आर से आ जाएगा। और यू कैन ऑल्सो से v omega, because omega r is velocity, so ar is equal to v into omega। यहाँ तक के कोई डाउट है? नो सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? अगर हमने फैन स्टार्ट किया है तो कुछ टाइम बाद उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो दैट विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो एंगुलर स्पीड है या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा। इसका एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं? अगर हमने फैन जस्ट स्टार्ट किया है तो उसकी जो स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड या फिर जो टॉप स्पीड बोलेंगे हम, वो अचीव करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम omega 1 equal to 0, and then after some time it will reach some omega in given time, like it will take some time to reach this omega। so this is मतलब जो ये जो ड्यूरेशन है टाइम जब तक के ये टॉप स्पीड अचीव करता है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, सिमिलरली जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी जीरो नहीं होता है, और जो स्पीड है, मतलब स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज आल्सो चेंजिंग। इट कैन बी एन एक्सेलरेटेड मोशन और अ डिसेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन। अगर फैन बंद करते हैं तो उसकी स्पीड कम होते रहेगी, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी, सो दैट विल बी रिटार्डेड मोशन। इसमें अल्फा जीरो नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, और जो स्पीड रहेगी वो हमेशा चेंज होते रहेगी। और हाँ, जैसे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा कि जो ओमेगा है वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रहेगा, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या तो नीचे की तरफ हो सकता है। सिमिलरली अल्फा अल्फा का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। डायरेक्शन अल्फा एंड ओमेगा आर ऑलवेज directed towards or directed along the axis of rotation। तो डिफरेंस समझ में आ गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन का। और हाँ, तो सिमिलर ही है लीनियर मोशन में, जैसे स्पीड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और नॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन होता है। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो हम पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। लेट्स से आपने फैन स्विच ऑन किया, सॉरी आपने फैन स्विच ऑन किया और वो एक टाइम के बाद कुछ स्पीड अचीव कर लेता है। ओके, और वो जो स्पीड है वी विल से कि उसकी जो स्पीड है वो दैट इज 90 आरपीएम। ओके, और कुछ टाइम बाद हम फैन स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दैट विल बी 0। ओके, और ये जो ड्यूरेशन है जब हम फैन स्विच ऑफ किए उसके बाद वो 21 रोटेशंस कंप्लीट करता है। ओके, सो हमें ये पता करना है कि जो टाइम है, टाइम टेकन टू स्टॉप द मोशन ऑफ द फैन कितना होगा। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? समझ में आ गया? हाँ सर, यस। एक फैन था, मतलब एक फैन है जो बेसिकली 90 आरपीएम के स्पीड में रोटेट कर रहा है और उसको हमने स्विच ऑफ किया, सो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी 0। और वो 0 होने से पहले उसने 21 रोटेशंस कंप्लीट किए। सो कैन यू फाइंड आउट द टाइम टेकन टू स्टॉप द मोशन ऑफ द फैन? आई विल गिव यू 2 मिनट्स, जस्ट एक बार फॉर्मूले वगैरह लिख लो, और आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ सर। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है ओमेगा 1। ओमेगा 1 इज इन टर्म्स ऑफ आरपीएम। आरपीएम क्या होता है? रोटेशंस पर मोशन और रिवॉल्यूशंस पर मिनट, सॉरी रोटेशंस पर मिनट और रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ओके, तो इसको हम रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड्स में ला लेते हैं पहले। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 90 आरपीएम। एक मिनट में अगर 90 रोटेशंस कर रहा है तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? इसको हम डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे। 90 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस आ जाएगा, रोटेशंस पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1.5 आरपीएस। 1.5 आरपीएस आ जाएगा। ओके, ओमेगा 1 आ गया। ओमेगा 2 पता है हमें क्या है? 0 है। अभी क्या निकालना है? टाइम निकालना है, और n इज इक्वल टू 21 रोटेशन। n मतलब n इज नंबर ऑफ रोटेशन। एक रोटेशन में कितना एंगल होता है? एक रोटेशन में 2 पाई एंगल होता है। सो हमारा जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना रहेगा? 21 इंटू 2 पाई, राइट, विच इज इक्वल टू 42 पाई। एक इसके पहले ही हमने देखा था टाइम पीरियड क्या होता है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, और पूरा जो सर्कुलर पार्ट ट्रेवल करने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना जाता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री इज बेसिकली 2 पाई। ओके, सो हमारे पास थीटा है, हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है।
तो क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं? अल्फा निकाल सकते हैं, राइट? हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, राइट? ये काइनेमेटिकल इक्वेशन था, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसका यूज करते हैं हम अल्फा निकाल सकते हैं, राइट? सो बेसिकली अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ओके, अगर किसी को ये इक्वेशन में कंफ्यूज हो रहा होगा तो सिंपली लीनियर मोशन में जो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होते हैं उसके टर्म्स में लिख दो और उसको फिर एंगुलर वाले जो टर्म्स है उससे रिप्लेस कर दो, ठीक है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन इन लीनियर मोशन। उसको जस्ट मैंने ओमेगा और अल्फा थीटा के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। सो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 2 थीटा। ओमेगा 2 की वैल्यू पता है हमें 0 है, ओमेगा 1 क्या है 1.5 है, और थीटा की वैल्यू पता है 42 पाई। अच्छा हाँ, ओमेगा 1 अभी रोटेशंस पर सेकेंड में है, तो इसको अगर मेरे को एंगुलर मतलब एंगल के टर्म्स में लिखना होगा कि कितना रेडियंस पर सेकेंड चल रहा है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, राइट? रेडियंस पर सेकेंड ऐसे लिख सकता हूँ। सो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है? ओमेगा 1 इक्वल टू 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड, और अल्फा कितना? अल्फा तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 42 पाई, ठीक है? तो यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं, अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है? 0 है। ओमेगा 1 कितना था? 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दिया। देन 2 थीटा कितना है? थीटा हमारा 42 पाई था, तो 2 इंटू 42 पाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस, सॉरी, माइनस 9 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 पाई। सो इसका कितना हो जाएगा? माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू 14। ओके, सो दिस इज अल्फा। नाउ अभी हम ये निकाल सकते हैं कि टाइम टेकन कितना था, टाइम इक्वल टू व्हाट? सो अल्फा इक्वल टू कितना होता है? अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी होता है। सो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय अल्फा, ठीक है? So we can say t is equal to omega 2 is 0, omega 1 was 42, sorry, omega 1 was 3 pi, omega 1 was 3 pi radians per second, एंड अल्फा को डिवाइड कर, अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज बेसिकली माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाय 28, दिस इज माइनस 3 पाई अपॉन 28। सो ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 3 पाई, ठीक है? सो दैट इज 28 सेकेंड्स। तो बेसिकली जो फैन स्टॉप होने का जो टाइम है दैट विल बी 28 सेकेंड्स। समझ गया?
तो हमारा आंसर आ गया 28 सेकेंड्स। यही ये चीज इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे पास गिवन चीजें हैं उन चीजों को यूज करके हम कौन से इक्वेशन यूज करना चाहिए सो दैट जो अननोन चीजें हैं वो हम फाइंड कर सके। ठीक है, तो जैसे कि 5 चीजें हैं हमारे पास। एक तो होगा ओमेगा 1, ओमेगा, देन दूसरी होगी ओमेगा 2, थर्ड हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख के लेता हूँ ना यहाँ पे, राइट। फॉर काइनेमेटिक इक्वेशंस we can have 5 parameters, out of which some will be unknown and some will be known. So what are these 5 parameters? First is omega 1, second is omega 2, that is final angular velocity. Third is alpha, that is angular acceleration. Fourth is theta, that is angular displacement. And fifth is time. ठीक है, अगर इसमें किसी भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये कैसे यूज करना है, तो सिंपली इसको लीनियर मोशन के टर्म्स में लिख लो। जैसे कि ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ओमेगा 2 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, अल्फा इज a, थीटा इज s एंड टाइम तो t ही है। तो इसमें से कोई भी 3 चीजें पता हो तो हम बाकी के 2 चीजें निकाल सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है हमारी, एक बार वापस लिख लेते हैं। ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। दूसरा क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड क्या है, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ये 1 है, ये सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। लीनियर मोशन में क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। okay, so these are the kinematical equations in kinematical equation of motion in linear motion, and this is in angular motion। ठीक है, सो कुछ भी कंफ्यूज होता है तो सिंपली लीनियर मोशन के टर्म्स में लिख लो और उसको एंगुलर मोशन के इसमें कन्वर्ट कर लो। ओके, यहाँ तक के सबको क्लियर होगा। दादा आणि हाँ बोलो। वो जो ओमेगा है, ओमेगा नॉट, हाँ हाँ तो उसको उसका स्टैंडर्ड रेडियंस में है क्या? हाँ, ओमेगा और ओमेगा मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमेशा रेडियंस के टर्म्स में ही लिखना प्रिफर करो, सो दैट मतलब अल्टीमेट जो आंसर आएगा उनके जो यूनिट्स होंगे वो सही रहेंगे। अगर रोटेशंस के टर्म्स में लिखोगे तो मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं निकाल पाओगे, बट इट इज गुड टू ऑलवेज फॉलो इन रेडियंस पर सेकेंड ओके। whenever it is given in terms of rotations per minute or rotations per second, then always multiply it with 2 pi so that you get it in radians per minute or radians per second. Again, if omega is given in terms of rpm, rpm के टर्म्स में दिया है, so उसको multiply it with 2 pi and divide it with 6 to get it in rps. Okay, sorry, radians per second. यस सर। You will get it in terms of radians per second, rpm। और अगर rps में दिया है तो सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ओके, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल एज द नेम सजेस्ट, इसका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो हमेशा सेंटर की टुवर्ड्स रहेगा। जैसे कि जब भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक पोल है, लेट्स से दिस इज अ पोल, सॉरी अबाउट द ट्राइंग, इफ दिस इज अ पोल, और इस पोल को हम रस्सी से मतलब इस पोल से हम एक रस्सी बांधते हैं एक एनिमल को या फिर एक आदमी को। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है जिसको हमने बांध के रखा है। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये भागने की कोशिश करता है इस डायरेक्शन में, पर ये भाग नहीं पाता है, और ये सर्कुलर मोशन ही ट्रेवल करेगा हमेशा, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप इज कांस्टेंट, सो इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ। मतलब अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहता है तो इट विल ट्रेवल एंटी क्लॉकवाइज पाथ। ओके, क्योंकि ये जो रस्सी है वो उसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, रस्सी का जो टेंशन है वो तो हमेशा उसके एक्सिस के अलोंग ही रहेगा। रस्सी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं दे सकता है, राइट? इफ यू आर पुलिंग अ स्ट्रिंग, देन उसका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो स्ट्रिंग के अलोंग ही रहेगा, इसके बाहर तो नहीं जाएगा कि स्ट्रिंग ऐसे टॉर्क नहीं लगाएगा कुछ, वो नॉर्मल टेंशन रहेगा उसके अंदर। तो ये जो फोर्स है वो हमेशा सेंटर की टुवर्ड्स डायरेक्टेड रहेगा, दिस दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अनदर एग्जांपल वुड बी, अगर हम कोई स्टोन को एक स्ट्रिंग से टाई करते हैं एंड वी रोटेट इट लाइक दिस, तो हमारे उंगली पे थोड़ा सा फोर्स महसूस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द रोप, राइट? सो दिस टेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? हमारा जो हाथ है वो एज एज अ सेंटर एक्ट कर रहा है। अगर हम स्ट्रिंग घुमा रहे हैं स्टोन को टाई करके, देन हमारा जो हाथ है दैट इज इन द सेंटर ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन। सो एंड stone is always experiencing force towards the center, that's why it keeps on rotating. So basically centripetal force का definition क्या हो जाएगा? Force which provides or which provides the acceleration to the object towards the center, और इट प्रोवाइड्स बेसिकली रेडियल एक्सलरेशन। ठीक है, जिस किसी भी फोर्स से रेडियल एक्सलरेशन जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका अभी हमें पता था कि रेडियल एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा स्क्वायर आर, राइट? और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर यू कैन से, बिकॉज जो रेडियस वेक्टर है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड, राइट? और जो एक्सेलरेशन है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो इन दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट, दैट्स व्हाई दिस रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा that will be minus omega square r. Okay, and what is force equal to m into a, right? Mass into acceleration. Force is also a vector quantity. ठीक है, so जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fr is equal to माइनस m into ये वाला जो फॉर्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन का, वो इस फॉर्मूले में डाल दूंगा एक्सेलरेशन के टर्म्स में, एक्सेलरेशन के टर्म के जगह पे। so that will be m into ओमेगा स्क्वायर r। ये माइनस कहाँ से आया, माइनस आया रेडियल एक्सेलरेशन से। ठीक है, उसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रहेगा।
So centripetal force is basically force towards the center है. It is not a force which is generated automatically, or it is not a force which is naturally present. It is just a resultant force. Centripetal force is a resultant force which gives radial acceleration. मतलब ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा कोई नेचुरली ड्रिवन फोर्स नहीं है. दैट इज जस्ट अ रिजल्टेंट फोर्स अराइविंग फ्रॉम एनीथिंग. इट कैन बी फ्रॉम स्प्रिंग, और मतलब अगर कोई मेरी गो राउंड है या फिर कुछ भी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो द फोर्स विच इज कॉजिंग दिस circular motion, that is called as centripetal force. Magnitude of centripetal force क्या हो जाएगा? Magnitude of centripetal force is equal to m omega square r. यहाँ पे हमने देखा था इस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसमें साइन नहीं आएगा, बस फॉर्मूला रहेगा, दैट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर. ये चीज हमेशा ध्यान में रखना जब भी हम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें जब हमें फोर्सेस बैलेंस करने रहेंगे तब ये फॉर्मूला जरूर यूज हो जाएगा. So this was centripetal force. Now we will learn about centrifugal force. यहाँ तक के कोई डाउट है? Is everything clear till now? Yes sir. Cool. ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमने ओमेगा के टर्म्स में लिखा, और हमें पता है कि व्हाट इज ओमेगा, या फिर वेलोसिटी क्या होती है. वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर. तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट. वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. सो मैं यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर मिलेगा. तो मैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर को वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, और जो डिवाइड किया था आर को वो आर रहेगा यहाँ पे. सो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले, या फिर एक ही फॉर्मूला, और इन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज यू कैन राइट एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर. जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो ओमेगा दिया रहेगा या तो वी दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर लेना. और हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो ओमेगा है दैट इज ऑलवेज इन रेडियंस पर सेकेंड. वेलोसिटी विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड. सो अगर रोटेशंस के टर्म्स में अगर दिया है तो सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 2 पाई. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड था, एंड दैट इज experienced by the string, or you can say stone. Basically centripetal force is causing the radial acceleration or circular motion. ठीक है. अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? मान लो आप मेरी गो राउंड में बैठे हो, तो और आप मतलब गोल गोल घूम रहे हो, तो आपको जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर. जैसे कि आप जब कार में ट्रेवल करते हो, और सपोज आप बैक सीट पे बैठे हो और किसी ने एकदम हार्ड लेफ्ट टर्न ले लिया, तो आपका जो मोशन होता है वो कहाँ होता है? आप राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हो, राइट. अगर आप एकदम शार्प लेफ्ट टर्न लेते हो, तो आपका जो मोशन होता है वो राइट साइड में होता है. व्हाई इज दैट सो? जैसे कि लीनियर मोशन में सूडो फोर्स था, वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी एक सूडो फोर्स होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हिच इज ऑलवेज
directed away from the center. Okay, and that is experienced by the object which is performing circular motion. So इसीलिए जब भी आप से शार्प राइट टर्न लेते हो, शार्प लेफ्ट टर्न लेते हो, तब राइट में फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज मेरी गो राउंड में घूम रहे हो, तब भी आप आउट टुवर्ड्स द आउट टुवर्ड सॉरी आउट अवे फ्रॉम दी सेंटर आपका मोशन होता है, राइट। जब भी मेरी गो राउंड घूमता है तब उनके जो फ्लैप्स होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं देन द नॉर्मल, बिकॉज दे एक्सपीरियंस आउटसाइड फोर्स दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. So centrifugal force is basically इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज अवे फ्रॉम सेंटर, and it is felt by the object performance, felt by the object performing circular motion. दिस इज सूडो फोर्स, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे तभी ये फोर्स एक्ट करेगा. सो एंड दिस फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. So we have centrifugal force and centripetal force. So centripetal force is basically resultant of all real forces which is causing the circular motion, or it is providing a radial acceleration. And centrifugal force क्या हो जाएगा? It is a resultant of all these pseudo forces. ठीक है. जैसे कि लीनियर मोशन में जब भी हम गाड़ी के पीछे बैठे हैं एंड गाड़ी एकदम से स्टार्ट होती है या फिर एकदम से एक्सेलरेट करती है, तब हमारा मोशन पीछे के तरफ होता है, राइट. और जब एकदम सडन ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तब हमारा मोशन आगे की तरफ होता है. तो दैट इज अ सूडो फोर्स, राइट. तो वैसे ही सर्कुलर मोशन में जब हम जब हम शार्प लेफ्ट टर्न लेते हैं वैसे तब हमारा जो मोशन होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन यू कैन से, or away from the center of the motion. So this is called as centrifugal force. Is there any doubt in these two forces, centripetal and centrifugal force? No sir. तो अभी इनके एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं ये. ठीक है. तो जैसे कि कार अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे है, राइट, लेट्स से एक रेसिंग ट्रैक है और कार अपना सर्कुलर मोशन मतलब इस रेस ट्रैक के अबाउट ट्रैवल कर रही है, तो उसका जो मतलब जो एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, राइट. और इस पे कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे? इस पे एक तो होगा कि कार ट्रैवलिंग इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रैक, ओके. अभी हाँ, तो हम कार को पहले तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं और उसका जो मतलब एक्सेलरेशन है दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर
of the circular path, right? And that will be given by mv square by r. अभी हमने देखा था रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, mv square by r. और उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा. So this is a car, इस पे mg लग रहा होगा और उसके कारण कुछ नॉर्मल फोर्स आएगा कार पे which will be again perpendicular and away from the surface. यहाँ पे अगर हम कार के रेफरेंस में हैं तो हम लिख सकते हैं कि इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है which is let's say ऐसे CPF ही लिख देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड इसका जो एक्सेलरेशन है that is AR, so you can say MAR is the force here, okay? And who is providing this force? That will be provided by friction, right? अगर हम FBD बनाते हैं इसका तो FBD कैसे बनेगा? FBD is free body diagram. Okay. इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है which is equal to mv square by r, that is balanced by or that is provided by frictional force Fs. This is normal force, this is mg. Mg is gravitational force which is acting towards the this is acting downwards, right? And what is frictional force? Fs is basically coefficient of friction multiplied by normal force, okay? अगर हम ये फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं तो लाइक मतलब summation fx equal to 0 and summation fy is equal to 0. So basically हम लिख सकते हैं this fs is equal to mv square by r and n is equal to mg. fs का फॉर्मूला हमें पता है μs into n है. ओके यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ fs is equal to μs into n. fs is also equal to mv square by r और normal force is equal to mg. ओके सो मैं fs by n लिख देता हूँ, so that will give me v square by rg. वापस एक बार FBD ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? सो इसमें क्या हो रहा है, कार सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. उसमें उसकी कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी v होगी, सॉरी वेलोसिटी v होगी और उसका उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. उसके कारण कुछ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है रोड से, सो दैट विल बी मतलब ऊपर के डायरेक्शन, दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में होगा नॉर्मल फोर्स. फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन के वजह से ही कार टर्न कर पा रही है, सो दिस इज फ्रिक्शन. एंड दिस और अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो, शार्प लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तो आपको आउटसाइड डायरेक्शन में भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा which is centrifugal force and that is equal to mv square by r. So we have this equation after balancing these forces, like n will be balanced by mg and frictional force will be balanced by mv square by r. So this is the equation we get. अभी अगर हमें पूछा जाए कि what is the maximum velocity that can be at which a car can take a turn, right? हमने काफी बार देखा है कि अगर हम
बहुत ज्यादा स्पीड पे अगर हम टर्न लेते हैं, कोई भी टर्न, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, तो एक्सीडेंट्स होते हैं आफ्टर सम लिमिट, स्पीड लिमिट एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो, अगर हम शार्प टर्न लेते हैं, तो जो टायर की ग्रिप है वो रास्ते से छूट जाती है अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड पे है तो। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि तो जो फ्रिक्शन चाहिए होता है हमें टर्न लेने के लिए, दैट इज नॉट सफिशियंट, दैट इज नॉट सफिशियंट टू टेक अ टर्न एट दैट हाई वेलोसिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज द फोर्स विच इज बैलेंसिंग दिस फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, राइट? और mv स्क्वायर बाय आर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड mv स्क्वायर बाय आर में क्या है? वेलोसिटी टर्म है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन हमें चाहिए रहेगा टर्न लेने के लिए, राइट? तो फ्रिक्शन तो एक पॉइंट के बाद, मतलब एक पॉइंट, उसकी लिमिट है फ्रिक्शन की भी, कि वो उसी, मतलब उतने ही लिमिट तक के वो एक्ट कर सकता है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हियर? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, राइट? सो जब हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी तब फ्रिक्शन भी मैक्सिमम रहेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ म्यू एस इंटू एन अपॉन एन इज इक्वल टू v square by rg, n will be cancelled by n, then we get mu s is equal to v square by rg. This v is basically maximum velocity with which it can take turn. So मैं लिख सकता हूँ v max is equal to mu s into rg, right? ये हमारा फॉर्मूला आ गया फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच इट कैन टेक अ टर्न, अ कार कैन टेक अ टर्न। ये फील करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगर आपने कभी कार चलाई हो या फिर गाड़ी चलाई हो, तो हम हमेशा टर्निंग पे स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि जो हमें ग्रिप चाहिए होती है वो मेंटेन करनी होती है। अगर ग्रिप छूट गई तो वी विल स्किड, मतलब गाड़ी स्किड हो जाएगी, हम गिर जाएंगे। और ऐसे भी होता है कि अगर कार बहुत ज्यादा स्पीड में टर्न ले रही है तो वो डायरेक्ट टेक ऑफ करती है, मतलब पलटी लेती है। व्हाई इज दैट सो? अभी यहाँ पे हमने कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है, राइट? मतलब कि उनके जो चार कार के जो चारों चारों व्हील्स होते हैं, वी कंसिडर्ड एट वन पॉइंट, नॉट एट फोर डिफरेंट पॉइंट्स। इन प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिकल कार इज बेसिकली, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके जो चार व्हील्स हैं उन पे अलग अलग फ्रिक्शन लगेगा, अलग अलग सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्योंकि अगर सपोज लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो जो लेफ्ट वाले चक्के हैं दैट इज क्लोजर टू द सेंटर, तो उसका जो रेडियस रहेगा बेसिकली वो कम रहेगा। और जो बाहर के चक्के हैं, दैट इज राइट साइड वाले जो व्हील्स हैं, उनका जो रेडियस रहेगा दैट इज बिगर। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, नॉट द रेडियस ऑफ द टायर। सो बाहर के चक्कों के लिए रेडियस थोड़ा बड़ा है। सो this force will be less on the this mv square by r will be less on the right side tires, and it will be more on the left side tires when taking the left turn. इसीलिए जब अगर हम, मतलब हायर स्पीड पे होते हैं तो हम थोड़ा लंबा टर्न लेने की ट्राई करते हैं, क्योंकि स्पीड ना हो, बिकॉज दिस mv square by r will be then reduce, right? अगर r बड़ा हो जाएगा तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट विल आल्सो बी, मतलब दैट विल बी लेस देन दी, अगर हम छोटे रेडियस पे टर्न लेते हैं तो। ये चीज क्लियर हो गई क्या? मैं वापस एक बार समझा सकता हूँ, एक बार वापस से देखते सर हैं। सर यहाँ पे फ्रिक्शन के फॉर्मूले में n क्या है? एन इज नॉर्मल फोर्स, मतलब जब भी आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि हम मैकेनिक्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, राइट? कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई mg फोर्स लगता है, तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर
देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अभी अगर हम सरफेस पे खड़े भी है तो हमारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है, राइट, जिसके कारण हम सरफेस पे ही है, ना कि हम सरफेस के अंदर घुस गए, राइट। सरफेस इज प्रोवाइडिंग सम फोर्स टू balances, right, balance the object, right. If I am keeping this pen on my hand, then this pen is applying some force on my hand, and in return my hand is applying force on this pen, right, to balance the pen basically, not not to let it fall. अगर अगर मैं हाथ हटा देता हूँ ये पेन से, तो पेन गिर जाएगा, राइट। पर ये हाथ कुछ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है which is to balance gravitational force, that is called as normal reaction, and that will be always along the perpendicular direction to the surface. क्लियर हो गया नॉर्मल फोर्स क्या है? Yes, sir. Cool. So and this friction is equal to mu s into n. Mu s is static friction. So we have okay, मैं एक बार वापस से आता हूँ सर्कुलर ट्रैक पे। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे कार मतलब रेसिंग कार या फिर कोई भी नॉर्मल कार है, या फिर यू कैन ऑल्सो टेक कि अगर हमें सर्कुलर डायरेक्शन में टर्न लेना हो, एक बेसिकली एक हम आप जा रहे थे कार से और आपको लेफ्ट टर्न लेना रहा, तो आप बेसिकली क्या करते हो, स्पीड कम करते हो। क्यों करते हो? टू रिड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। तो वेलोसिटी कम करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा तो आपका जो फ्रिक्शन रहेगा रोड का वो बैलेंस हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा स्लो कर देते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी स्पीड ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा आगे से टर्न लेते हो, ना कि एकदम शार्प टर्न लेते हो। वाई? बिकॉज अगर हम थोड़ा लंबा टर्न लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो बड़ा हो जाएगा। सर्कुलर पाथ का रेडियस बड़ा हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले में mv²/r जो है, r जो है दैट इज इन द डिनोमिनेटर। सो अगर r बड़ा हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। सो जब भी हम टर्न ले रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमें फ्रिक्शनल फोर्स का जो रोड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे हमें एक्सीड नहीं करना है, सो दैट हम सेफली टर्न ले सके। सो दैट इज आवर गोल। दैट्स व्हाई either we slow down or we take longer curve जिससे रेडियस बड़ा हो जाएगा। So this was about the centrifugal and centripetal force. इसके आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के आप जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हो इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और कुछ डाउट रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे।